जरा सोचिए, बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपको केवल कल रात का डिनर ही नहीं याद आता, बल्कि 500 साल पहले लगी एक चोट का दर्द भी महसूस होता है। आपको 1000 साल पहले अपने बच्चों को खोने का दुख भी उसी ताजगी से याद आता है। आपको वो पल भी याद है जब आप एक जानवर के रूप में जंगल में शिकार हो रहे थे और फिर अचानक आपके मन में हजारों जन्मों की यादों की गूंज एक साथ भरने लगती है। तो क्या आप अभी इस पल को सच में जी पाएंगे या आपका दिमाग इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से क्रैश हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, आज हम उस सवाल की तह तक जाएंगे जिसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य कहा जा सकता है। अगर आत्मा अमर है, अगर पुनर्जन्म सच है, तो फिर हम अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रखते? क्या यह याददाश्त की कमजोरी है या फिर नेचर का कोई गहरा सुरक्षा तंत्र, सेफ्टी मैकेनिज्म? आज हम दी ग्रेट फॉरगेटिंग को विज्ञान, वेदांत और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से डिकोड करेंगे। सबसे पहले चलिए साइंस और साइकोलॉजी की बात करते हैं। हम अक्सर अपनी भूलने की आदत पर हंसते या झुंझलाते हैं। चाबी कहाँ रखी, उसका नाम क्या था? लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि फॉरगेटिंग इज एक्चुअली अ सुपर पावर। रॉबर्ट क्राफ्ट जैसे मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि भूलना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना याद रखना। हमारा दिमाग कोई अनलिमिटेड हार्ड ड्राइव नहीं है। अगर हम हर छोटी छोटी बात, जैसे एयरपोर्ट पर खड़े किसी अजनबी का चेहरा या 10 साल पहले हुई कोई मामूली बेइज्जती, सब कुछ याद रखें, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में जी ही नहीं पाएंगे। जरा सोचिए, अगर एक ही जन्म के छोटे मोटे झगड़े, अपमान और दुख हम नहीं भूल पाते और डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं, तो फिर हजारों जन्मों के ट्रॉमास, मौतें और धोखे याद आ जाएं तो क्या होगा? बौद्ध दर्शन, बुद्धिज्म भी यही सवाल पूछता है। क्या आपका दिल हजारों जन्मों के दुखों का भार उठा सकता है? शायद नहीं। शायद हम बिखर जाएं, शायद पागल हो जाएं। इसीलिए विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुसार विस्मृति, फॉरगेटिंग, कोई एरर नहीं बल्कि एक फीचर है, एक ऐसा सुरक्षा तंत्र जो हमें सैनिटी यानी मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन रुकिए, अगर हम सिर्फ बायोलॉजी की बात करें तो विज्ञान कहता है कि हमारी यादें न्यूरॉन्स में संग्रहित होती हैं और जब मृत्यु के साथ ब्रेन समाप्त हो जाता है तो यादें भी नष्ट हो जाती हैं। कहानी खत्म, है ना? लेकिन भारतीय दर्शन, खासकर वेदांत, इसे कहीं अधिक गहराई से समझाता है। वेदांत के अनुसार हमारे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर, ग्रोस बॉडी, यह मांस, हड्डियों और अंगों से बना भौतिक शरीर है। यही वह ढांचा है जिसमें हमारा ब्रेन मौजूद है। 2 सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, इसमें हमारा मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं। 3 कारण शरीर, कॉजल बॉडी, यह वह स्तर है जहां हमारे कर्मों के बीज सुरक्षित रहते हैं। मृत्यु के समय स्थूल शरीर गिर जाता है और सूक्ष्म शरीर यात्रा जारी रखता है। जब मृत्यु होती है तो यह ग्रोस बॉडी यानी हार्डवेयर नष्ट हो जाता है, लेकिन सटल बॉडी यानी हमारा सॉफ्टवेयर आत्मा के साथ आगे बढ़ता है। समस्या ये है कि जब आप एक नए कंप्यूटर, नए शरीर में यह पुराना सॉफ्टवेयर स्थापित करते हैं तो पुरानी फाइलों का एक्सेस लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि नया ब्रेन, हार्डवेयर अभी उन पुरानी फाइलों को प्रोसेस करने के लिए तैयार नहीं होता। जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी इसे और भी सटीक तरीके से समझाता है। वहाँ इसे ज्ञानावरणी कर्म कहा जाता है, एक ऐसा पर्दा जो आत्मा के ज्ञान को ढक लेता है। जैसे किसी मूर्ति पर कपड़ा डालने से मूर्ति गायब नहीं होती, वैसे ही कर्मों की परतें हमारे ज्ञान को ढक देती हैं और इसीलिए हमें अपना अतीत याद नहीं रहता। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं, मुझे वे सब याद हैं पर तुम्हें नहीं। यह श्लोक संकेत देता है कि डेटा डिलीट नहीं होता, बस हिडन रह जाता है और उसका एक्सेस केवल एडमिन, परमात्मा या एक सिद्ध योगी के पास होता है। लेकिन क्या हो अगर यह सिस्टम कभी कभी ग्लिच कर जाए? क्या हो अगर कोई बच्चा जन्म लेते ही कहने लगे, मेरा असली घर यहाँ नहीं, वहाँ है? इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ यह नेचर्स फिल्टर विफल हुआ। अगले अध्याय में हम उन अद्भुत मामलों की चर्चा करेंगे जिन्होंने विज्ञान को गहराई तक हिला दिया। हम चलेंगे 1930 की दिल्ली, जहां एक छोटी बच्ची शांति देवी ने स्वयं महात्मा गांधी को चौंका दिया था, और हम जानेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के उस वैज्ञानिक के बारे में जिसने 2500 से अधिक ऐसे केस स्टडी दर्ज किए। तो क्या यादें सच में मर जाती हैं या वे हमारे डीएनए और सबकॉन्शियस माइंड में कहीं गहराई में छिपी बस एक ट्रिगर का इंतजार कर रही हैं? अब थोड़े इमोशंस को साइड में रखते हैं और लॉजिक की बात करते हैं। अगर हम
स्पिरिचुअल थ्योरीज को एक मिनट के लिए हटा दें तो मॉडर्न साइंस क्या कहती है? साइंस का जवाब बहुत सीधा और थोड़ा रूखा है। यू डोंट हैव द हार्डवेयर, यानी आपके पास वह हार्डवेयर है ही नहीं। जरा सोचिए, क्या आपको अपना पहला जन्मदिन याद है? क्या आपको याद है कि 6 महीने की उम्र में आपने क्या खाया था? नहीं, है ना? इसे विज्ञान की भाषा में इन्फेंट एमनेसिया कहा जाता है। जब हमें इस जन्म के शुरुआती 2-3 साल तक की बातें ही याद नहीं रहती तो पिछले जन्म की यादें रखना तो बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल लगता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा मस्तिष्क, ब्रेन स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन है कि वह पुरानी यादों को हमेशा के लिए स्टोर नहीं रख सकता। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका ब्रेन पूरी तरह विकसित, डेवलप नहीं होता। यादें संग्रहित करने वाला दिमाग का हिस्सा जन्म के समय लगभग अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप नए खरीदे हुए फोन में पुराने फोन का डेटा ढूंढ रहे हो, लेकिन आपने बैकअप रिस्टोर ही नहीं किया। नया हार्डवेयर, न्यू बॉडी पुराने डेटा को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं होता। इन कहानी सिर्फ हार्डवेयर की नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकृति ने हमारे सिस्टम में एक तरह का डिलीट बटन भी लगाया है और यह बटन आपके जन्म से ठीक पहले दब जाता है। रिसर्च बताती है कि एक खास केमिकल ऑक्सीटोसिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वह केमिकल है जो लेबर पेन और बच्चे के जन्म के दौरान माँ और बच्चे दोनों के शरीर में अत्यधिक मात्रा में रिलीज होता है। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत मानते हैं कि गर्भधारण और जन्म के समय ऑक्सीटोसिन की यह भारी मात्रा एक तरह के मेमोरी वाइप की तरह काम करती है। माना जाता है कि अगर यह केमिकल जन्म के समय अपना कार्य पूरी तरह न कर पाए या यह प्रक्रिया अधूरी रह जाए तो शायद बच्चे को पिछले जन्म की कुछ धुंधली यादें रह सकती हैं। लेकिन 99% मामलों में यह केमिकल उस हार्ड डिस्क को लगभग पूरी तरह साफ कर देता है ताकि बच्चा एक नई शुरुआत कर सके। यानी विज्ञान के अनुसार आपने भूल नहीं किया, आपको एक केमिकल प्रक्रिया के जरिए जानबूझकर भुलाया गया है। चलिए मान लेते हैं कि किसी तरह आपका ब्रेन वह डेटा बचा भी लेता, लेकिन सवाल ये है, क्या आप सरवाइव कर पाते? साइकोलॉजी टुडे की एक रिपोर्ट कहती है, फॉरगेटिंग इज अ नेसेसरी फंक्शन ऑफ लर्निंग, यानी भूलना सीखने की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। हमारा दिमाग इस तरह काम करता है कि वह नई चीजें याद रखता है और पुरानी जानकारी को धीरे धीरे डिलीट करता जाता है ताकि कॉग्निटिव ओवरलोड न हो। सोचिए, अगर आपको पिछले जन्म की अपनी दर्दनाक मौत याद होती, मान लीजिए किसी व्यक्ति की पिछले जन्म में मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई हो, अगर वह याद इस जन्म में भी ताजा रह जाए तो वह इंसान पूरी जिंदगी उसी खौफ, ट्रॉमा में जिएगा। उसे हर सड़क, हर गाड़ी, हर मोड़ से डर लगेगा और उसका वर्तमान जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। नेचर नहीं चाहती कि आप पुराने ट्रॉमा को लेकर नए जीवन में कदम रखें। इसीलिए मनोवैज्ञानिक रूप से भूलना हमारे सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। जैसा कि रॉबर्ट क्राफ्ट बताते हैं, हम अपनी रोजमर्रा की बेइज्जती, झगड़े और छोटे दुखों को अक्सर इसलिए भूल जाते हैं ताकि हम खुश रह सकें। तो पिछले जन्म के कभी न मिटने वाले दुखों को भूलना तो और भी जरूरी हो जाता है। बायोलॉजिकल, नया ब्रेन पुराने डेटा को होल्ड नहीं कर सकता। केमिकल, जन्म के समय ऑक्सीटोसिन पुरानी यादों को लगभग धो देता है। साइकोलॉजिकल, यादें संभालना हमारे मानसिक संतुलन के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन पॉज फॉर इफेक्ट, अगर विज्ञान की यह व्याख्या पूरी तरह सही है तो उन मामलों का क्या जहां यह सिस्टम फेल हो गया? दुनिया भर में, अमेरिका से लेकर भारत तक ऐसे हजारों बच्चे दर्ज किए गए हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म की इतनी सटीक जानकारी दी कि वह फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम विवरण, यहाँ तक कि पारिवारिक इतिहास से भी मिलती जुलती पाई गई। तो क्या विज्ञान यहाँ आकर हार मान लेता है या फिर कुछ यादें वास्तव में हमारे डीएनए और चेतना, कॉन्शियसनेस में इतनी गहराई तक एंग्रेव्ड होती हैं कि कोई भी ब्रेन वाइप उन्हें मिटा ही नहीं सकता? अगले अध्याय में हम खोलेंगे द एक्स फाइल्स ऑफ रीइंकार्नेशन और चलेंगे उन सबूतों की ओर जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। हमने बायोलॉजी की बात की, ब्रेन की संरचना की बात की, लेकिन अब हमें एक अधिक डरावने सवाल का सामना करना है, मौत, डेथ। क्या यह एक शांतिपूर्ण नींद है? शायद नहीं। गरुड़ पुराण और कई अन्य प्राचीन ग्रंथ मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा का वर्णन करते हैं और वह वर्णन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कहा जाता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह अनुभव हजारों बिच्छुओं के डंक झेलने जैसा होता है। जरा सोचिए, अगर एक नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबी के दिमाग में उसकी पिछली मौत का भयानक दर्द, वह तड़प, वह आखिरी सांस का संघर्ष ताजा हो, तो क्या वह बच्चा जी भी पाएगा? शायद नहीं। शायद वह बच्चा उसी ट्रॉमा से मर जाए या पूरी जिंदगी एक्सट्रीम
PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में गुजार दे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मौत पिछले जन्म में सड़क दुर्घटना में हुई हो और उसे ये याद रहे तो इस जन्म में वह गाड़ी में बैठने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। वह हर पल उसी खौफ में जिएगा। इसीलिए नेचर ने हमारे दिमाग में एक प्रकार का साइकोलॉजिकल शील्ड लगाया है। मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक सिगमंड फ्रॉड ने मानव मन को 3 हिस्सों में बांटा, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। फ्रॉड के अनुसार हमारा दिमाग अनकॉन्शियस अचेतन मन को एक तरह के स्टोर हाउस की तरह प्रयोग करता है। वो सारी यादें, गहरे डर और दबे हुए भाव जिन्हें हमारा कॉन्शियस माइंड सहन नहीं कर सकता, दिमाग उन्हें अपने आप अनकॉन्शियस में धकेल देता है। इसे मनोविज्ञान में रिप्रेशन, दमन कहा जाता है। सोचिए, अगर आप अपनी रोजमर्रा की हर शर्मिंदगी, हर बेइज्जती और हर दर्द को लगातार याद रखें तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बुरी यादों को फिल्टर करता रहता है। तो एक जन्म के ट्रॉमा को झेलना जितना कठिन है, हजारों जन्मों की मौतों का ट्रॉमा झेलना तो असंभव है। इसीलिए प्रकृति उस मेमोरी फोल्डर को लॉक कर देती है। यह कोई गलती नहीं, यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जैसा कि रॉबर्ट क्राफ्ट कहते हैं, फॉरगेटिंग गेट्स अस थ्रू द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी भूलना ही हमें जीवन की चोटों से बचाकर आगे बढ़ाता है। और सिर्फ मौत ही नहीं, रिश्ते भी। भारतीय दर्शन और कई केस स्टडीज मानती हैं कि हम अक्सर उन्हीं लोगों के साथ दोबारा जन्म लेते हैं जिनसे हमारा कर्म जुड़ा होता है। कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति आज आपका सबसे अच्छा दोस्त या आपका जीवन साथी है, अगर आपको अचानक याद आ जाए कि पिछले जन्म में उसी ने आपकी हत्या की थी या वह आपका जानी दुश्मन था, क्या आप आज उसे प्यार कर पाएंगे? क्या आप उस पर भरोसा कर पाएंगे? नहीं। आपका दिमाग तुरंत कॉग्निटिव डिसोनेंस, मानसिक विरोधाभास का शिकार हो जाएगा। आप वर्तमान में नहीं जी पाएंगे, बल्कि भूतकाल की आग, बदले और दर्द में ही जलते रहेंगे। प्रकृति चाहती है कि आप एक फ्रेश स्टार्ट करें। इसीलिए जैसा कि कई विचारक कहते हैं, भूलना एक वरदान है, सजा नहीं। फॉरगेटिंग इज अ गिफ्ट नॉट अ पनिशमेंट। यह हमें पुराने रिश्तों के बोझ के बिना नए सिरे से प्यार करने और नई जिंदगी जीने का मौका देता है। तो मनोविज्ञान साफ कहता है, यादें, डेटा मिटाई जाती हैं ताकि सिस्टम क्रैश न हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है, भले ही डिटेल्स डिलीट हो जाए, लेकिन पैटर्न्स बट जाते हैं। फ्रॉड ने भी माना कि दबी हुई यादें आज भी हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। भारतीय दर्शन इन्हीं पैटर्न्स को संस्कार या वासना कहता है। आपको याद नहीं कि पिछले जन्म में आप संगीतकार थे, लेकिन इस जन्म में बिना सीखे ही आप पियानो बजा लेते हैं। आपको याद नहीं कि आप कैसे मरे, लेकिन इस जन्म में आग, पानी या ऊंचाई से आपको बिना वजह डर, फोबिया लगता है। अगले अध्याय में हम इसी हिडन सॉफ्टवेयर को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे कर्म और संस्कार आपके DNA से भी गहरे हैं और क्या विज्ञान इन पास्ट लाइफ फोबियास की व्याख्या कर सकता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भूलने की यह कहानी सिर्फ भारतीय शास्त्रों में है? नहीं, प्राचीन यूनान, एंशिएंट ग्रीस की मिथोलॉजी में भी एक नदी का जिक्र मिलता है, द रिवर लीथे नदी। माना जाता था कि जब कोई आत्मा दोबारा जन्म लेने के लिए तैयार होती है तो उसे इस नदी का पानी पीना पड़ता है, और जैसे ही वह पानी पीती, सारी पुरानी स्मृतियाँ मिट जाती हैं। प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने भी कहा कि ज्ञान वास्तव में स्मरण है, एक तरह का रिकलेक्शन जिसे आत्मा पहले जानती थी लेकिन भूल चुकी है। पर सवाल वही है, यह फॉर्मेट बटन दबाना जरूरी क्यों है? यहाँ प्रवेश होता है भारतीय दर्शन के सबसे गहरे सिद्धांत का, माया या अविद्या। वेदांत के अनुसार आत्मा का सफर एक एग्जाम की तरह है। कल्पना कीजिए, आप परीक्षा देने जा रहे हैं। अगर आप अपनी पुरानी टेक्स्ट बुक्स, पास्ट मेमोरीज साथ ले जाएंगे तो आप चीटिंग करेंगे, सीखेंगे नहीं। प्रकृति चाहती है कि आप इस जन्म में स्वतंत्र कर्म, फ्री विल करें, न कि पुराने जन्मों की रिएक्शन बेस्ड लाइफ जिए। अगर आपको याद रहे कि सामने वाला व्यक्ति जो इस जन्म में आपका भाई है, पिछले जन्म में आपकी जमीन हड़प चुका था, तो क्या आप उसे भाई जैसा प्यार दे पाएंगे? नहीं। आपके मन में तुरंत प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह पैदा होगा। आप वर्तमान को नहीं बल्कि भूतकाल के संघर्ष को जीने लगेंगे। बौद्ध दर्शन, बुद्धिज्म में एक सुंदर बात कही गई है, फॉरगेटिंग इज अ गिफ्ट, अ हिडन काइंडनेस। अगर हम हर जन्म के धोखे, मौतें और आंसू याद रखें तो हम इस जन्म की सुबह उठने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे। प्रकृति हमें एक क्लीन स्लेट, कोरा कागज देती है ताकि हम अपनी कहानी नए सिरे से लिख सकें, बिना पुराने बायस के। लेकिन यह प्रक्रिया काम कैसे करती है? वेदांत सोर्स एक
17 बताता है कि हमारे कारण शरीर कॉजल बॉडी में एक तत्व होता है, अविद्या, इग्नोरेंस। यही अविद्या माया का पर्दा। यह पर्दा हमारी सच्ची पहचान आत्मन और हमारे अहंकार ईगो के बीच खड़ा हो जाता है। जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी इसे और भी तकनीकी भाषा में समझाता है। वहाँ इसे ज्ञानावरणी कर्म कहा जाता है। जैसे किसी मूर्ति पर मोटा कपड़ा डाल देने से उसका आकार दिखाई नहीं देता, वैसे ही पिछले कर्म हमारी आत्मा के अनंत ज्ञान इन्फिनिट नॉलेज को ढक लेते हैं। ज्ञान नष्ट नहीं होता, बस ब्लॉक्ड हो जाता है। तो आप अज्ञानी नहीं हैं, आप बस टेम्परेरीली ब्लाइंडेड। और यह ब्लाइंडनेस जरूरी है ताकि आप इस सिमुलेशन संसारा को असली मानकर खेल सकें। अगर आपको सब याद आ गया तो खेल खत्म, मोक्ष मिल जाएगा। और शायद अभी आप मोक्ष के लिए तैयार नहीं हैं। अब तक हमने जाना कि प्रकृति हमें फॉर्मेट क्यों करती है। बायोलॉजी, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी सब मानते हैं कि भूलना एक नियम है। लेकिन दोस्तों, हर सॉफ्टवेयर में बग्स होते हैं, हर सिस्टम में कभी न कभी कोई ग्लिच आता है। क्या हो अगर नेचर का यह मेमोरी वाइप किसी इंसान पर फेल हो जाए। इतिहास में ऐसे हजारों डॉक्यूमेंटेड केसेस मिलते हैं जहां बच्चों ने जन्म लेते ही अपने पिछले जन्म की बातें बतानी शुरू कर दी। और ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, इनमें ऐसे सबूत प्रूफ्स थे जिन्होंने बड़े वैज्ञानिकों से लेकर महात्मा गांधी तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज हम खोलेंगे वही फाइलें जो विज्ञान के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। सबसे पहले चलते हैं 1930 की दिल्ली में। यह कहानी है शांति देवी की। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में जन्मी एक साधारण सी बच्ची, जिसकी जिंदगी ने पूरे देश को चौंका दिया। जब वह 4 साल की हुई तो उसने कुछ अजीब बातें कहना शुरू किया। वह बार बार कहती, यह मेरा असली घर नहीं है, मेरा घर मथुरा में है, मेरे पति वहाँ रहते हैं। शुरू में माता पिता ने इसे एक बच्चे की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन शांति देवी ने जिद नहीं छोड़ी। उसने साफ कहा कि उसके पिछले जन्म का नाम लुगदी देवी था और उसकी मृत्यु बच्चा जन्म देने के 10 दिन बाद हुई थी। बात इतनी बढ़ी कि यह खबर महात्मा गांधी तक पहुंच गई। गांधी जी ने तुरंत 15 सदस्यों की एक कमेटी गठित की, जिसमें बड़े नेता, प्रतिष्ठित नागरिक और पत्रकार शामिल थे। शांति देवी ने अपने पति का नाम केदारनाथ चौबे बताया था। जांच शुरू हुई और मथुरा में सचमुच केदारनाथ नाम का एक व्यापारी मिला, जिसकी पत्नी लुगदी देवी की मौत ठीक वैसे ही हुई थी जैसा शांति देवी ने कहा था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। केदारनाथ दिल्ली आए अपनी पहचान छुपाकर। उन्होंने खुद को केदारनाथ का भाई बताया, लेकिन 9 साल की शांति देवी उनकी चाल समझ गई। उसने तुरंत कहा, नहीं, आप मेरे पति हैं। और यही नहीं रुकी, उसने केदारनाथ को वे इंटीमेट बातें और वादे भी याद दिलाए जो केवल पति पत्नी के बीच ही हो सकते थे। यह सुनकर केदारनाथ फूट फूट कर रो पड़े और स्वीकार किया कि यह बच्ची वही लुगदी देवी है। यह केस आज भी रीइंकार्नेशन रिसर्च का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, ये तो भारत की बातें हैं, यहाँ तो लोग धर्म की वजह से मान लेते हैं, लेकिन क्या साइंस इसे मानता है? मिलिए इयान स्टीवेंसन, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन से। ये कोई बाबा, साधु या गुरु नहीं थे। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइकियाट्री डिपार्टमेंट के प्रमुख थे इयान स्टीवेंसन। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही सवाल के पीछे लगा दी, क्या यादें मौत के बाद भी बच सकती हैं? स्टीवेंसन ने 40 वर्षों में दुनिया भर से 2500 से अधिक ऐसे बच्चों के केस स्टडी किए जिन्हें अपना पिछला जन्म याद था। लेकिन उनकी रिसर्च का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा कहानियां नहीं थी, बल्कि बर्थमार्क्स, जन्म चिन्ह थे। स्टीवेंसन ने पाया कि जिन बच्चों ने दावा किया कि उनकी मौत पिछले जन्म में गोली लगने, चाकू लगने या कुल्हाड़ी से वार होने से हुई थी, उनके नए शरीर पर ठीक उसी जगह जन्म चिन्ह या गहरा निशान मौजूद था। उदाहरण के लिए, एक बच्चे ने कहा कि उसके पिछले जन्म में सिर पर कुल्हाड़ी मारी गई थी। जब स्टीवेंसन ने उस व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली तो चोट का निशान उस बच्चे के बर्थमार्क से बिल्कुल मैच कर गया। स्टीवेंसन कहते थे, कहानियां झूठी हो सकती हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स झूठ नहीं बोलती। लेकिन यहाँ एक पैटर्न दिखाई देता है। स्टीवेंसन और अन्य शोधकर्ताओं ने एक अजीब बात नोटिस की। अधिकतर मामलों में बच्चों को अपना पिछला जन्म तभी याद रहता है जब उनकी मौत हिंसक, अचानक या अत्यधिक दर्दनाक रही हो, जैसे एक्सीडेंट, हत्या या युद्ध। उदाहरण, अमेरिका का बच्चा जेम्स लेनिंगर, जो 2 साल की उम्र में रात को चिल्लाते हुए उठता था, प्लेन ऑन फायर, लिटिल मैन कांट गेट आउट। बाद में रिसर्च से पता चला वह वर्ल्ड वॉर 2 के एक पायलट की मौत के पल को याद कर रहा था। ऐसा लगता है कि जब मौत बहुत दर्दनाक
दर्दनाक या बहुत अचानक होती है तो आत्मा उस ट्रॉमा को इतनी गहराई से पकड़ लेती है कि वह प्रकृति के मेमोरी वाइप सिस्टम को पूरी तरह बाईपास कर देती है। प्रकृति का फॉर्मेट बटन दबता तो है, लेकिन फाइल इतनी करप्ट और भारी होती है कि वह पूरी तरह डिलीट नहीं हो पाती। ये बच्चे एक्सेप्शंस हैं जो साबित करते हैं कि नियम मौजूद है, क्योंकि अपवाद ही नियम की पुष्टि करते हैं। शांति देवी और स्टीवेंसन की रिसर्च एक गहरा इशारा करती है, डेटा डिलीट नहीं होता, बस हिडन हो जाता है। कभी कभी किसी गहरी चोट, हिंसक मृत्यु या अधूरी इच्छा के कारण वह डेटा लीक होकर नई स्क्रीन पर सामने आ जाता है। लेकिन अगर डेटा बचा रहता है तो क्या हमारी आदतें, हमारे डर और हमारे टैलेंट भी पिछले जन्म से आते हैं? क्या आपको ऊंचाई से डर लगता है या आप बिना सीखे कोई काम असाधारण स्तर पर कर लेते हैं? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे द कार्मिक सॉफ्टवेयर की, कैसे आपके पिछले जन्मों के कर्म आपके इस जन्म के डीएनए को हैक कर रहे हैं। दोस्तों, हमने भूली हुई यादों की बात की, दर्दनाक मौतों की बात की, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो शायद आपके घर में भी मौजूद हो सकता है। आपने मोजार्ट या बीथोवन की कहानियाँ सुनी होंगी या आजकल यूट्यूब पर वे छोटे बच्चे देखे होंगे जो सिर्फ 4 साल की उम्र में पियानो ऐसे बजाते हैं जिसे सीखने में बड़ों को 20 साल लग जाते हैं। इसे क्या कहेंगे, गॉड गिफ्ट या जेनेटिक्स? उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की पिछले जन्म में मौत पानी में डूबने से हुई थी तो इस जन्म में उसे पानी से बेहद डर लग सकता है, भले ही इस जन्म में उसके साथ पानी में एक भी हादसा न हुआ हो। वेदांत सोर्स 21 इसे वासनास कहता है। वासना का अर्थ केवल लस्ट नहीं होता, इसका मतलब है फ्रेग्रेंस या ट्रे। जैसे जिस डिब्बे में हींग या इत्र रखा गया हो, डिब्बा खाली होने के बाद भी उसमें महक रह जाती है। ठीक वैसे ही जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो घटनाओं, इवेंट्स की यादें मिट जाती हैं, लेकिन उन घटनाओं से मिले अनुभव, डर और छापें, इम्प्रेशंस सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी में चिपककर अगले जन्म में चली जाती हैं। अब यहाँ मॉडर्न साइंस एक दिलचस्प थ्योरी लेकर आता है, जेनेटिक मेमोरी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यादें सिर्फ न्यूरॉन्स में नहीं बल्कि हमारे डीएनए में भी एनकोड हो सकती हैं। जानवरों में यह साफ दिखाई देता है। एक चिड़िया को घोंसला बनाना कौन सिखाता है? एक कछुए के बच्चे को कैसे पता कि उसे समंदर की ओर भागना है? इसे विज्ञान इंस्टिंक्ट कहता है। और जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी सोर्स 107 इसे संज्ञा, समझना कहता है, जैसे भय संज्ञा, फियर इंस्टिंक्ट या आहार संज्ञा, फूड इंस्टिंक्ट। वेदांत कहता है कि हमारा कारण शरीर, कॉजल बॉडी, एक बीज, सीड की तरह है। सोर्स 18 जैसे एक छोटे से बीज में पूरे विशाल पेड़ का नक्शा, मैप छिपा होता है, वैसे ही कारण शरीर में हमारे हजारों जन्मों के संस्कार, आदतें और कर्म छिपे रहते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, हमारा डीएनए वह हार्डवेयर बनता है जिसे हमारे पिछले जन्मों के कर्म सॉफ्टवेयर के अनुसार डिजाइन किया गया है। यानी आपको वही डीएनए, वही माता पिता और वही शरीर मिलता है जो आपके कार्मिक ब्लूप्रिंट को चलाने के लिए सबसे उचित होता है। लेकिन क्या हम इस सिस्टम को हैक कर सकते हैं? क्या हम जानबूझकर उन पुरानी फाइलों को खोल सकते हैं? और क्या ऐसा करना सुरक्षित है? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस तकनीक की जो आज दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हो चुकी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, PLR। क्या यह सच में पिछले जन्मों का दरवाजा खोलती है या यह सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल, हैल्यूसिनेशन? एक सम्मोहन चिकित्सक, हिप्नोथेरेपिस्ट पेंडुलम हिला रहा है। एक व्यक्ति आंखें बंद किए लेटा है, ग्राफिक में कॉन्शियस माइंड सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। प्रकृति ने यह दरवाजा बंद किया है, लेकिन इंसान की फितरत है ताले तोड़ना। आज की दुनिया में इस ताले को खोलने का सबसे लोकप्रिय तरीका है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, PLR। ब्रायन वेस और गीतांजलि सक्सेना जैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड एक हार्ड डिस्क की तरह है जिसमें हर जन्म की फाइलें सेव रहती हैं। सिद्धांत बहुत सरल है। हिप्नोसिस के जरिए आपका कॉन्शियस माइंड जो तर्क करता है, थोड़ी देर के लिए सुला दिया जाता है। जैसे ही चौकीदार सोता है, हम सीधे सबकॉन्शियस लाइब्रेरी में प्रवेश कर जाते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि PLR के जरिए उन्होंने अपने क्रॉनिक पेन, फोबिया और भावनात्मक घावों को ठीक किया है। जैसे अगर किसी की गर्दन में सालों पुराना दर्द हो और रिग्रेशन में उसे दिखे कि पिछले जन्म में उसे फांसी दी गई थी, तो उस पल को दोबारा रीलिव करते ही दर्द गायब हो जाता है। इसे कैथारसिस कहा जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। विज्ञान इसे फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम या कॉन्फाब्युलेशन कहता है। हमारा दिमाग खाली
खाली जगहें भरने में बेहद माहिर है। मान लीजिए आपने बचपन में एक फिल्म देखी थी जिसमें कोई रोमन सैनिक था। आप उसे सचेत रूप से भूल चुके हैं, लेकिन हिप्नोसिस के दौरान आपका दिमाग उसी फिल्म के दृश्यों को पिछले जन्म का दृश्य बनाकर पेश कर सकता है। इसे क्रिप्टमनीशिया, छिपी हुई यादें कहा जाता है। इसी कारण पुनर्जन्म के सबसे बड़े वैज्ञानिक शोधकर्ता डॉ. इयान स्टीवेंसन हिप्नोसिस को सबूत नहीं मानते थे। उनका कहना था कि हिप्नोसिस में व्यक्ति बहुत अधिक सजेस्टेबल, सुझाव मानने वाला हो जाता है। अगर थेरेपिस्ट पूछे क्या तुम राजा थे, तो आपका दिमाग खुश करने के लिए जवाब देगा, हाँ मैं राजा था। इसलिए जबरदस्ती याद करना खतरनाक हो सकता है। आप अपनी ही कल्पनाओं, इमेजिनेशन को हकीकत समझकर एक गहरे भ्रम, डिल्यूजन में जीने लगते हैं। तो क्या कोई सुरक्षित रास्ता है? हाँ, लेकिन वह शॉर्टकट नहीं है। भारतीय योग शास्त्र में इसे प्रतिप्रसवा कहा जाता है, जिसका अर्थ है रिवर्स बर्थिंग, अर्थात समय में पीछे जाना। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों के अनुसार जब एक योगी का चिट्टा पूरी तरह शांत हो जाता है तो संस्कार स्वतः सतह पर आने लगते हैं। जैन धर्म में इसे जाति स्मरण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने भी अपने ज्ञानोदय की रात अपने हजारों पिछले जन्मों को स्मरण किया था। लेकिन ध्यान रहे, बुद्ध या योगियों के लिए यह टूरिज्म नहीं था। उन्होंने यह नहीं देखा कि मैं राजा था या रंग, उन्होंने देखा कि दुख का पैटर्न क्या है। अध्यात्म कहता है अगर यादें अपने आप आए जैसे बच्चों में तो वह प्रारब्ध है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती दरवाजा तोड़ते हैं तो वह कचरा भी बाहर आ सकता है जिसे प्रकृति ने जानबूझकर दफना दिया था। कई गुरु चेतावनी देते हैं कि पिछले जन्मों की यादें साधना में एक बाधा, डिस्ट्रैक्शन भी बन सकती हैं। अगर आप अतीत में ही फंसे रहेंगे तो वर्तमान कब जिएंगे? तो सवाल उठता है अगर हम याद न करें तो क्या हम इस चक्र से कभी मुक्त हो पाएंगे? क्या बिना मेमोरी के मोक्ष संभव है, या भूलना ही मोक्ष की पहली सीढ़ी है? हमने विज्ञान देखा, शास्त्र देखा और वे अपवाद भी देखे जहाँ यादें वापस आ गयी। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं हम क्यों भूलते हैं, बल्कि यह है क्या हम सच में याद रखना चाहते हैं? जरा सोचिए, अगर आपको हजारों पिछले जन्मों की यादें होती, हर धोखा, हर मौत, हर आंसू, क्या आपका दिल इतना बोझ उठा पाता? बौद्ध दर्शन पूछता है कुड योर हार्ट होल्ड ऑल ऑफ दैट? यदि हमें सब याद रहता तो शायद हम सुबह बिस्तर से उठने की भी हिम्मत न जुटा पाते। वह कॉग्निटिव ओवरलोड हमें तोड़ देता। इसलिए यह विस्मृति, फॉरगेटिंग कोई गलती नहीं, यह वास्तव में अ हिडन काइंडनेस, एक वरदान। नेचर ने हमारे भीतर एक रीसेट बटन इसलिए लगाया है ताकि हम पुराने आंसुओं के बिना नई मुस्कान के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। भूलना हमें आजादी देता है। अगर मुझे याद रहे कि आप पिछले जन्म में मेरे दुश्मन थे तो क्या मैं आपको इस जन्म में माफ कर पाऊंगा? शायद नहीं। जैसा कि एक विद्वान ने कहा, फॉरगिव एंड फॉरगेट इज अ फिक्शन, वी नीड टू फॉरगेट टू फॉरगिव। प्रकृति चाहती है कि हम अपने कर्मों को रिएक्ट न करें बल्कि क्रिएट करें। यह विस्मृति हमें यह मौका देती है कि हम अपने पुराने लेबल्स, मैं राजा था या भिखारी, सब छोड़कर ये तय करें मैं आज कौन हूँ। भगवद गीता कहती है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं वैसे ही आत्मा भी पुरानी यादों के कपड़े उतार देती है। यह मेमोरी वाइप याद दिलाता है कि हम इतिहास नहीं, हम चेतना, कॉन्शियसनेस। हमारा अतीत मर चुका है लेकिन हमारा वर्तमान अभी भी हमारे हाथ में है। तो क्या इसका मतलब यही है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे? वेदांत और बौद्ध धर्म दोनों कहते हैं लक्ष्य याद करना नहीं, लक्ष्य जागना। जब आप जान लेते हैं कि आप यह शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा, एटर्नल सोल, तो पिछले जन्मों की कहानियाँ महत्व खो देती हैं। क्या फर्क पड़ता है कि आप पिछले जन्म में नेपोलियन थे या एक किसान? मायने यह रखता है कि इस जन्म में, इस पल में आप कितनी करुणा और सच्चाई के साथ जीते हैं। मोक्ष का अर्थ याददाश्त वापस पाना नहीं बल्कि इस जन्म मरण के नाटक से बाहर निकलना है। और शायद भूलना ही वह पहली सीढ़ी है जो हमें अहंकार से मुक्त करती है। जाते जाते मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगर आज रात एक जादू से आपकी सारी यादें, आपका नाम, आपका परिवार, आपका करियर, आपका अतीत सब मिट जाए तो कल सुबह जब आप आंखें खोलेंगे आप कौन होंगे?